आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और बात आरंभ करने से पहले मैं उद्घोषणा कर देना चाहता हूँ, हमारे 2024 के जयपुर अनलॉक एनुअल समिट की, जो राष्ट्रवादियों का महाकुंभ है, उसमें 80 से अधिक प्रखर वक्ता आपके सामने आने वाले हैं। आज हमारे जो 2 वक्ता आ रहे हैं, अभी आपको ज्वाइन करेंगे, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी और ओंकार चौधरी जी, वे भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अब हम इसके लिए क्राउड फंडिंग आरंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि यही हमारा एक ज़रिया है, जिसके माध्यम से हम इसको होल्ड करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इकोसिस्टम की हमारी जो आवश्यकता है, राष्ट्र की, सनातनियों की, उसका एक ये हमारा उद्यम है, उद्योग है, इसको सफल बनावें और क्राउड फंडिंग में जम के भाग लें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं स्वागत कर रहा हूँ आज ओंकार चौधरी जी का और वीएन भट्ट जी का। और इस समय तो सभी के सामने एक ही प्रश्न खड़ा हुआ है कि भाई ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? योगी जी रहेंगे या जाएंगे? ओंकार जी, मैं आपसे बड़ा सीधा स्पष्ट खरा सवाल पूछने वाला हूँ। क्या योगी जी को अब टच किया जा सकता है? क्या योगी जी ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि अब उसको ये चाह के भी, यानी कि मैं कह रहा हूँ, मैं सोच समझ के कह रहा हूँ कि मोदी और शाह चाह के भी मिटा नहीं सकते। सभी को नमस्कार, दर्शक वर्ग को भी। देखिए, कुछ मैं इससे सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जरा समझने की जरूरत है। जी। एक तो एक बड़ा वर्ग है देश के बाहर भी और देश के भीतर भी, जिनको केवल योगी से नहीं मोदी से भी परेशानी है, और ये दोनों ही उनको लगता है कि उनके रास्ते में बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा पर्वत बन करके खड़े हो गए हैं कि वो उसको लांग ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर नीचे से छोटे से शुरुआत की जाए तो हो सकता है फिर बड़े पर्वत को भी लांघने में आसानी हो। इसलिए सत्य असत्य जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं या जिस जिस तरह के प्रयास हो सकते हैं, बार बार इसकी एक हवा बनाई जाती है, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि बस योगी को हटा दिया, योगी को हटा दिया। और ये एक बार नहीं साहब, हम अनेक बार देख चुके हैं। हर अहम मौके पर इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। बाद में पता चलता है कि खोदा पहाड़ निकली चुईयां, लेकिन चुईयां तो निकली, यानी कहीं ना कहीं से ये चर्चाएं शुरू तो होती हैं। और वो उद्गम स्थल कौन सा है, अब ये भी हमसे आपसे और लोगों से दबा छिपा है नहीं। अब जहां से ये चीजें शुरू होती हैं उनको प्रॉब्लम क्या है योगी से, तो मोटे तौर पर समझ में बात ये आती है कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, इसके बाद मोदी जी की 2029 की दावेदारी थोड़ी और कमजोर हुई है। तो ऐसे में अगर कोई चेहरा होगा, पॉपुलर चेहरा, और काम के बल पर, निर्णयों के बल पर निखर करके उभर करके सामने आते हैं योगी आदित्यनाथ। अब योगी आदित्यनाथ का कद कैसे छांटा जाए, उनको कैसे रास्ते से हटाया जाए, क्या इसके लिए कोई मुहिम शुरू हुई है या करवाई गई है? और जो जिस इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, वो तो लगा ही हुआ है। कोविड काल में भी इन्होंने भरसक प्रयास किया था, अलग अलग अवसरों पर ऐसे कई प्रयास हुए। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पर कि साहब, क्या अब योगी को टच किया जा सकता है इस घटना के बाद? तो मेरा कहना यह है कि ये घटना होती या ना होती संजय जी, योगी को टच करने का खतरा नरेंद्र मोदी और
अमित शाह उठा ही नहीं सकते हैं, उठाने की स्थिति में ही नहीं हैं। अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में आप कोई भी सर्वे करा लीजिए, उत्तम से उत्तम सर्वे एजेंसी से, वो आपको बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी में जिन 2 लीडर्स की लोकप्रियता चरम पर है, वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज खड़े हुए हैं। वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। कोई तीसरा तो 10वें, 11वें, 12वें नंबर पर भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप योगी को टच करने की कोशिश करेंगे, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यही प्रश्न वीएन भट्ट जी से। देखिए साहब, ऐसा है कि आज जो आरएसएस के में जो सरकारी कर्मचारियों के जाने पे प्रतिबंध जो हटाया गया है, ये काम करने में नरेंद्र मोदी को 10 साल लग गए। तो इसको ये यहाँ के संघ के लोगों ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने अब व्हाइट फ्लैग फहरा दिया है, सफेद झंडा उन्होंने सफेद झंडा फहरा दिया। ये संघ के बड़े लोगों ने मुझे बताया आज ही कि सफेद झंडा मोदी ने फहरा दिया है। और ये तब हुआ है, अभी इसी महीने रांची में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी। परंपरा के अनुसार दो बड़े नेता बीजेपी की उसमें जाते हैं। पिछले बार अमित शाह और जेपी नड्डा गए थे, इस बार कोई नहीं गया था। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात, जहां तक जो योगी जी के संग जो अंतिम खिलवाड़ था वो हो चुका। 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी कार्यकारिणी बैठक में केशव मौर्य ने दहाड़ते हुए कहा संगठन सरकार से ऊपर है। तो अब उससे पूछा जाना चाहिए कि क्या ये संविधान बीजेपी का केवल यूपी में लागू होता है या दिल्ली में भी लागू होता है? क्या जेपी नड्डा मोदी के बॉस हैं? तो मैंने पूछा ये सवाल बीजेपी के लोगों से, तो बहुत नाराज हो गए। दूसरी बात, जो रबर स्टैंप यूपी बीजेपी के अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने 40,000 लोगों को भेजा था, जाओ भाई जिले जिले में जाओ और रिपोर्ट लेके आओ, फीडबैक क्यों हारे। उन्होंने 15 पेज की 15 पॉइंट की रिपोर्ट बनाई। उसमें उन्होंने कहा कि साहब ये आईएएस अफसरों की मनमानेपन, आर्बिट्रेरीनेस की वजह से हमारे ये बड़े संवेदनाहीन हो गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, इसलिए हम हारे। यानी एक सीधे सीधे उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल कर दी, क्योंकि वो सारी ब्यूरोक्रेसी के बॉस तो योगी आदित्यनाथ ही हैं। तो ये तो हो गया, ये हो गया। और ये आप पहले ही बता चुके हैं कि दुर्गा शंकर मिश्रा को अब की बार कष्ट नहीं दिया गया, तो वो खुद ही चले गए, ना यहाँ से कोई पत्र गया ना वहां से कोई पत्र आया, ये तय हो गया। अब योगी जी की स्थिति ये है, जो उनके करीबी लोगों का कहना है कि योगी जी तैयार बैठे हैं, आप वहां से आएगा और हम चल देंगे गोरखपुर अपने मठ। लेकिन लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि अगर ये खबर शाम को 5 बजे चली कि योगी जी इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसका भूकंप लखनऊ में नहीं आएगा, इसका भूकंप दिल्ली में आएगा। और अगले दिन सुबह 9:40 पे जब स्टॉक मार्केट खुलेगा, वो सीधे 10,000 पॉइंट गिरेगा। ये लोगों को अंदाजा नहीं है। और भारत के इतिहास में योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं जो ग्लोबली चर्चित नेता हैं। और पूरे पाकिस्तान के मीडिया में मोदी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी को होती है तो योगी आदित्यनाथ को की होती है। और एक जो जिहादी चैनल है, जो कि वेस्टर्न डीप स्टेट का एक छोटा सा पुर्जा है, अल जजीरा, वो सबसे ज्यादा मेहरबान रहता है योगी जी के ऊपर। और सबसे बड़ी समस्या जो पूरी दुनिया में हो रही है कि यार अब तक तो एक दाढ़ी वाला मौलाना था और एक लंबा चोगा पहने हुए पोप था, ये तीसरा कौन आ गया, भगवा वाला। तो एक जो दुनिया के परिदृश्य में जो एक थर्ड पावर एंगल उभर रहा है, वो भगवा वाला। यही आदमी कल अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा और व्हाइट हाउस में जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के बगल में खड़ा होगा, यूएन जनरल असेंबली की बैठक में भाषण देगा, तो एक तो ये योगी का एस्पेक्ट है। तो योगी जी का कोई विकल्प अब नहीं है किसी के पास। और ये बिल्कुल निश्चित है, अब केंद्र सरकार की ये लीडरशिप की ये हैसियत नहीं है कि वो योगी जी से आंख टेढ़ी कर सके। हाँ, मोदी जी से एक मिसकैलकुलेशन हुआ है, पिछले 10 साल में अमित शाह कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए।
तो अब उनके सामने समस्या किसको हैंडल करें, पहले योगी को या अमित शाह को, या एक जो है जो होता है जादूगर के हाथ में कि साहब जो है हम ये एक दूसरे इन दोनों को हैंडल करें। बीजेपी के अंदर यूपी में योगी जी को लेकर के जो हॉस्टिलिटी है, अगर मैं बीजेपी कार्यालय में बैठ करके प्रवक्ता के कमरे में जहां 20-25 पत्रकार बैठे हों और मैं कह दूं कि योगी जी के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी हो गई है, तो वहां के नेता मुझे ऐसे घूरेंगे जैसे मैं कोई ओसामा बिन लादेन हूं। ये स्थिति है बीजेपी में। आप बीजेपी के कार्यालय में बैठ करके उनके मुख्यमंत्री की प्रशंसा नहीं कर सकते। बीजेपी के सारे प्रवक्ता, सारे पैनलिस्ट जो टीवी डिबेट्स में आते हैं, वो केवल एक ही बात करते हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमेशा यूपी में कम से कम पिछले 45 साल से ये इशू लगातार बना हुआ है, या जब 1980 में वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे तो ये यूपी के एजेंडा में टॉप पे रहता है। आप अगर पिछले 45 साल का यूपी असेंबली का रिकॉर्ड देखें तो हर सेशन में एक बार या तो एडजमेंट नोटिस आएगा, या हाउस एडजर्न होगा, या वॉकआउट होगा। हर सेशन में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा रहता है। तो वो तो बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान से गन्ने की खेती से 50 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, 119 चीनी मिलें चल रही हैं, यूपी में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, और सरकार ने पेट्रोल में ब्लेंडिंग की लिमिट बढ़ा दी एथनॉल की 20%, लेकिन चीनी मिले 11-12 से और यूपी में 15% हो रहा है। उसके चलते पेमेंट बहुत उनको अच्छा पैसा मिलता है, किसानों का पेमेंट कर पा रही है वो। तो यूपी में गन्ना किसान की राजनीति खत्म हो चुकी है, और यूपी में जो राष्ट्रीय लोकदल है पश्चिम यूपी में, उसकी राजनीति का आधार ही यही था कि साहब जो है गन्ना नहीं खरीद रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, घटतौली कर रहे हैं। ये सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं और लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट हो चुका है किसानों का। ये चीजें हैं। तो अब आते हैं पॉलिटिकल लेवल पे। योगी जी के ऊपर आरोप केवल ये लगता है कि साहब ये एक जाति विशेष का बड़ा समर्थन करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। तो और यही आरोप समाजवादी पार्टी का भी रहा है। और अभी पिछले सेशन में फरवरी में ये मामला उठाया लालजी वर्मा ने, जो इस समय अम्बेडकर नगर से एमपी हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि साहब 60,000 टीचरों में जो है आपने भर्ती नहीं की, आरक्षण का कोटा नहीं पूरा किया। फिर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने खड़े होकर ये ब्यौरा दिया कि 69,000 प्राइमरी स्कूल के टीचरों में 52,000 लोगों को आरक्षण के कोटे में भर्ती दी गई है। अब जरा सोचिए, 50% तो आपको देना है, आपने दिया 52,000। तो ये आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो रहा है, ये एक स्थायी आरोप रहा है। और आज की ताजा खबर ये है कि सोशल मीडिया पे एक चिट्ठी सर्कुलेट हो रही है केशव मौर्य की। उन्होंने लिखी है मुख्यमंत्री को कि साहब संविदा पे जो लोग रखे गए हैं उसमें आरक्षण का क्या ब्यौरा है, कितने लोग आरक्षण दिया गया। बाद में मालूम पड़ा ये चिट्ठी अगस्त 2023 की है और वो आज लीक की गई है और इस समय सोशल मीडिया पे चल रही है। और एक आज तक चैनल ने अभी 10-15 मिनट पहले उस खबर को बहुत विस्तार से चलाया है, और उसने भी चलाया है, एक और चैनल हिंदी का है बड़ा, उसने चलाया है। तो ये खुराफात अभी भी चल रही है। और योगी जी के ने अपने करीबियों में बताया है कि भाई उनको किसी से कोई परेशानी नहीं है, केशव मौर्य बने रहें, ब्रजेश पाठक बने रहें, ही इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब देम, ये उनकी इच्छा है, रहे जाए। तो योगी जी को ये यूपी के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहला मामला होगा कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को यदि अगर अस्थिर करने का प्रयास किया गया तो भारत की राजनीति में ही भूचाल आ जाएगा। और नरेंद्र मोदी को ये मालूम है कि उनकी 400 पार की सरकार नहीं है, ये मात्र 240 की सरकार है। और उनको जेडीयू का और टीडीपी का समर्थन चाहिए। तो आज ये खबर दिल्ली से चलवाई जा रही है कि अमित शाह ने एक फोन किया नवीन पटनायक को, और नवीन पटनायक सहमत हो गए हैं कि राज्यसभा में जो उनके 9 एमपी हैं वो अब सरकार का समर्थन करेंगे। ये खबर जोर शोर से चली है आज दिल्ली से। तो ये सब जो घेरेबंदी हो रही है, इससे आप समझ सकते हैं। एक मिनट, कौन से 9 एमपी? जेडी ये आपका बीजेडी के 9 राज्यसभा मेंबर, हाँ भारतीय सरकार का, बीजू जनता दल के जो 9 मेंबर हैं उड़ीसा के, दे विल सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज एंड इम्पोर्टेंट बिल्स। तो अब यूपी में कोई भी दुस्साहस करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड करेगा, आई थिंक इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ये संभव ही नहीं है अब कोई कर सके। और वैसे मैं एक बात ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी की जो 37 सीटें आई हैं,
ये बाढ़ का पानी है, ये वास्तविक जल स्तर नहीं है। ये बाढ़ का पानी उतरने में भी 3 महीना लगेगा। जब 10 असेंबली सीटों का उपचुनाव हो जाएगा और उसके बाद जो परिणाम आएंगे, तो समाजवादी पार्टी का जो वास्तविक स्तर है वो अपने मूल स्तर पे आ जाएगा। बाढ़ का पानी 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं ठहरता, ये आप भी जानते हैं। 2 हफ्ते 10 दिन ठहरता है। तो उसके बाद यूपी में जो भी आपको टर्माइल दिख रहा है, इट विल ग्रेजुअली कम टू नॉर्मल आफ्टर असेंबली बाई इलेक्शन। और योगी जी ने पूरी कमांड अपने हाथ में ले ली है। 10 विधानसभा सीटें हैं, हर सीट के लिए उन्होंने 3 मंत्रियों की टीम बना दी है। वो समीक्षा बैठक कर चुके हैं। और ये वैसे मीडिया में खबर ये चलाएगी कि साहब उसमें दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं आए या नहीं बुलाए गए, जबकि योगी जी ने उनको अपने समकक्ष रखा है और उनको किसी भी राज्य का किसी भी क्षेत्र का इंचार्ज नहीं बनाया है। हर क्षेत्र पे 3 मंत्री हैं, एक कैबिनेट है, 2 राज्य मंत्री हैं उसी इलाके के। ये किया गया है। तो ये जो खबर कि साहब वो आए नहीं या बुलाए नहीं गए, ये खबर गलत है। योगी जी ने आए चलते हैं अब वापस पालन किया। जी ओंकार जी कुछ कहना चाहते हैं। जी ओंकार जी। मैं ये कह रहा हूँ, अभी वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि योगी जी ने अपने दोनों मुख्यमंत्रियों को अपने समकक्ष रखा है और उनको कहीं का प्रभार नहीं दिया है। यार मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको उनकी इज्जत अफजाई की है साहब, तो उनको खुश होना चाहिए। उनको इज्जत दी है भाई। उनको ये नहीं कहा कि तुम मेरे अधीन हो, ये कहा उन्होंने। मतलब अगर वो कहते कि तुम क्षेत्र इंचार्ज हो, तो उनको आपत्ति होती कि साहब आपने हमको जो है छोटा बना दिया, वो उसमें आपत्ति निकाल देते। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा इसमें एक और छौंक लगा देता हूँ। जो प्रश्न जो ये चल रहा है जो टॉपिक, और उसमें छौंक ये लगा देता हूँ कि भाई ये जो उप मुख्यमंत्री द्वय है, इनके खुद की जो पोर्टफोलियो है उसमें इनकी क्या परफॉर्मेंस है। मैंने जो भी बात की है, लोग कहते हैं कि ब्रजेश पाठक जैसा निकम्मा हेल्थ मिनिस्टर आज तक नहीं आया। और इनके पास क्या है, पंचायती राज है शायद ना? नहीं सर, इनके पास हेल्थ है। केशव पाठक के पास हेल्थ है, केशव मौर्य के पास ग्राम विकास है। हाँ, ग्रामीण विकास है ना। तो ग्रामीण विकास में साहब जो है वो बहुत अप्रसन्न है ग्रामीण विकास में, क्योंकि जो हाथ उन्होंने पीडब्ल्यूडी में मारे थे वो नहीं मार पा रहे। हाँ, वो आपकी टिप्पणी वो सुना या नहीं है? देखिए अलग-अलग और भी एक और इसमें छौंक लगा देता हूँ कि भाई योगी जी ने ये जो हाथ पैर जो भी हाथ मार रहे थे, और उसका कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी जब मिनिस्टर थे तो इन्होंने एक ऑफिस जो है वो दिल्ली में भी खोल रखा था केशव मौर्य ने। तो योगी जी ने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, इनका डायरेक्ट कनेक्शन था। देखिए मैं ये बता रहा हूं आपको कि योगी का माइनस पॉइंट क्या है। योगी जी का माइनस पॉइंट ये है कि एक तो उन्होंने संगठन में अपना कोई गुट बनाया ही नहीं है और सरकार के भीतर भी नहीं बनाया। वो बड़े निष्प्रह से बिल्कुल एकदम जो कहते हैं ना कि बस योगी वाले अंदाज में ही, क्योंकि मूलतः पॉलिटिशियन है नहीं, संगठन में कभी कोई उस तरह का काम किया नहीं है, गुटबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये जितने भी नृत्य कर रहे हैं ना तरह तरह के, तो वो इनको करने दे रहे हैं। वो जो कभी-कभी नरेंद्र मोदी कहते थे ना कि साहब हम तो फकीर हैं, हम तो झोला उठा करके चल पड़ेंगे, तो योगी भी ऐसे ही स्वभाव के हैं भाई। और वो जिस संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय से, उसके बारे में भी लोगों को थोड़ा-सा अध्ययन कर लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जब तक पद पर हैं, तब तक 24/7 काम करने वाले हैं और निर्भीक तरीके से फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं। जब कोई इस तरह का अप्रिय, योगी के लिए अप्रिय नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए अप्रिय, भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रिय, जब भी कोई फैसला आएगा तो वो पहुंचेंगे गोरखपुर, और जो भूकंप का एपी सेंटर होगा वो होगा दिल्ली। यहां झटके लगेंगे और वो झटके इनसे झेले नहीं जाएंगे।
दूसरी बात, जो अभी उप मुख्यमंत्रियों की बात हो रही थी, मैं तो बहुत सालों तक चूंकि चंडीगढ़ रहा मैं और हरियाणा रहा। एक बात बोलूं छोटी सी बीच में। जी जी 2014 में सरकार आ गई थी मोदी जी की, पूर्ण बहुमत से आई थी, और एनडीए का अच्छा खासा बहुमत था, मेरे ख्याल से 339 टाइप का बहुमत था। वसुंधरा राजे रोज तंग करती थी इनको, रोज, और यहाँ हर चौथे पांचवें खबर चलती थी कि वसुंधरा जी अब गई तब गई। इनकी हिम्मत नहीं हुई वसुंधरा जी को टच करने की, जबकि जो उनकी शोहरत थी वो सब जानते हैं जी। सही एटीएम। कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो उप मुख्यमंत्री पद दिए जाते हैं, ये इधर कुछ वर्षों से एक नई कल्चर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। उत्तर प्रदेश में 2 बना दो, राजस्थान में 2 बना दो, मध्य प्रदेश में 2 बना दो, छत्तीसगढ़ में 2 बना दो, पिद्दी से सूबे में भी आप 2 उप मुख्यमंत्री बना दो। अब ये क्या सोच करके किया गया कि भाई चलो इस जाति को भी प्रतिनिधित्व, उस जाति को भी प्रतिनिधित्व, एक बैलेंस बना करके रखो, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे इसके बारे में नहीं सोचा गया। सेकंड थिंग, ये उप मुख्यमंत्री केवल और केवल नाम के होते हैं। यस। इनको कोई अतिरिक्त पावर तो है नहीं, या संविधान में ऐसा कोई पद ही नहीं है, ऐसा कोई पद भी नहीं है। तो आप बने रहो उप मुख्यमंत्री, ओढ़े रहो नशा अपने दिमाग में, और पाले रहो गलतफहमी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये ठीक है, केशव मौर्य बहुत लंबे समय तक जो है वो संघ से जुड़े रहे, अलग-अलग पदों पर रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मेंबर संघ ऑफ में से क्या पार्लियामेंट भी रहे। एबीवीपी में थे, एबीवीपी में जी थे हाँ। वो। सर ये मूल तो रूप से चेहरे थे अशोक सिंघल के। और जब चेले की बात आती है तो थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दो, दूसरे उप मुख्यमंत्री के बारे में, वो किसके चेले थे? वो थे हरिशंकर तिवारी के। उनकी गन उठाते थे। हाँ। तो मतलब चौधरी साहब, एक मूल सवाल को दबाने का प्रयास किया जा रहा है जो यूपी में बैकफायर कर गया। अब की बार 400 पार, और ये आपने कोई लॉजिक नहीं दिया कि आपको 400 पार क्यों चाहिए। और ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पीडीए के नारे को समाजवादी पार्टी के लोग ही गंभीरता से नहीं ले रहे थे, और 400 पार के नारे ने पीडीए को जिंदा कर दिया, और अपोजिशन का नारा क्लिक कर गया कि ये आरक्षण, ये संविधान को बदलेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे। बीजेपी की लीडरशिप इस सवाल से बचना चाहती है कि हमसे कोई यूपी में ये ना पूछे कि 400 पार का नारा क्यों दिया गया था, और ये जौनपुर से कृपा शंकर को टिकट किसने दिया था। कृपा शंकर को 2008 में बीजेपी के नेता कहते थे ये आईएसआई का एजेंट है, ये दाऊद इब्राहिम का आदमी है, और ये आदमी दिग्विजय सिंह के साथ घूम के बोलता था सेफ्रॉन टेरर, हिंदू आतंकवाद, ये सब बोलता था। आज ये 12 साल में 18 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो आदमी एकदम से हिंदू हो गया और उसको टिकट मिल गया जौनपुर से। ये सारे सवालों से बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बचना चाहता है। और योगी जी कैसे जिम्मेदार हो गए? वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर नहीं है, वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नहीं है, टिकट के बंटवारे में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने खाली कैंपेन किया, 200 से ज्यादा मीटिंग उन्होंने यूपी में की, उन्होंने पूरे इंडिया में कैंपेन किया, तो और उसके बाद योगी जिम्मेदार है। तो ये सारे सवाल बहुत मुश्किल सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी के बॉस श्री जेपी नड्डा को देने हैं, क्योंकि संगठन सरकार से ऊपर है। संगठन सरकार से ऊपर है जेपी नड्डा। बोले इसका जवाब दे वो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात करेंगे योगी आदित्यनाथ से कि आपने हर बार ये चुनाव। ओंकार जी को सुन लेते जी। प्यादा भी कौन चुना गया है योगी आदित्यनाथ से उलझाने के लिए, जो सिराथू में अपना भी चुनाव हार गए, और फिर विधान परिषद से लाकर के फिर उप मुख्यमंत्री। इनको तो उप मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं जाना चाहिए था उस समय। भाई अगर आप चुनाव हार गए हैं तो काहे को आप बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो आप? लेकिन हरिशंकर तिवारी के गनर को क्यों बनाया गया डिप्टी सीएम, ये बताइए। ये तो प्रकाश डालेंगे भट्ट साहब। अरे सर ये बताइए, लखनऊ के 2 बार मेयर रहे दिनेश शर्मा को आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया,
और उसके पहले दिनेश शर्मा को गुजरात का इंचार्ज बना दिया था आपने। बताइए, वो इतने बड़े नेता थे कि वो प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह के होम स्टेट के इंचार्ज श्री दिनेश शर्मा थे। इनको हर जगह चिंटू चाहिए, राजस्थान में चिंटू चाहिए, उनको मध्य प्रदेश में उनको चिंटू चाहिए, उनको अरुणाचल छत्तीसगढ़ में चिंटू चाहिए, हरियाणा में भी चिंटू मिल गया उनको, और गुजरात में तो खैर माइक्रो मैनेजमेंट हो ही रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति चिंटुओं के माध्यम से नहीं चल सकती। ये बात अब नरेंद्र मोदी को ठीक से समझ में आ गई है, अमित शाह को भी समझ में आ गई है। और आप देखिएगा आने वाले 6 महीने में शायद मोदी अब एक बार भी यूपी नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी में आएंगे। वहां भी वो जो उनका वोट 4 लाख से जीते थे, अब की बार 1.5 लाख हो गया है। ये जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है कि भाई ये आपका इतना बुरा हाल कैसे हुआ जब आपने इतना विकास कर दिया है वाराणसी का, और वो क्योटो बन चुका है। बहुत बड़े कठिन सवाल है सर यूपी में। यूपी के लोग, यूपी ने ऐसे नहीं जो है 9 प्राइम मिनिस्टर पैदा किए हैं। बहुत कठिन सवाल यहाँ पूछे जाएंगे। तो अब ये सारी जो कवायद हो रही है कि भैया योगी जी को जो है को चुप रखो, अगर योगी जी ने मुंह खोल दिया तो कौन जवाब देगा? कोई जवाब दे पाएगा? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ साहब, एक बड़ी, मैंने एक वीडियो देख रहा था जी जी आपके वेस्टर्न यूपी में, आप जाटों के इलाके में कोई बात कर रहा था वहां पे, तो उसमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने बोला हो, और बल्कि वो कह रहे थे, कई लोग तो अमित शाह को बुरा भला कह रहे थे, और एक बंदे ने बड़ी जोरदार बात की कि अमित, अब मैं उस लहजे में पूरा नहीं बोल सकता, वो अमित शाह वो के लेगो, उसका क्या है मतलब कि वो यहाँ क्या लेगा, और कि भाई यूं करो, देखो जी योगी जी ने और जयंत चौधरी ने वो मिलके एक पार्टी बना लेनी चाहिए, और फिर उनको कोई नहीं हरा सकता। अगर ये अमित शाह ज्यादा तंग करे तो सर मैंने एक बात कही है, 1991 लोगों में को ये सबको समझ में आ रहा है कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन लोगों में इंप्रेशन यही है कि ये अमित शाह की बदमाशी। सर 1991 में बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला था, और दूसरी बार बहुमत मिलने में 26 साल लग गए, 2017 में मिला। अगर योगी जी को अगर परेशान किया गया तो दूसरी बार बहुमत मिलने में 52 साल भी बीत जाएंगे, तब भी बहुमत नहीं मिलेगा। जी ओंकार जी, देखिए, 2 बातें मैं कह रहा हूँ। एक बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को संभाले हुए हैं। यस, ही इज ओनली पर्सन। इनकी जगह आप किसी दूसरे को बना के देख लो, बट्टा बैठ जाएगा पार्टी का। कोई है ही नहीं सर, कोई है ही नहीं। और दूसरी बात ये, आप कंटिन्यू करें। दूसरी बात ये है कि मुझे अभी भी इस बात को लेकर संशय है, हालांकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी उनको अलग करके देखना ठीक नहीं होगा। दोनों बिल्कुल जुगलबंदी में ही काम करते हैं। जैसे एक दौर में अटल अडवाणी का नाम लिया जाता था, हालांकि उन दोनों के बीच में भी मतभेद हुआ करते थे, उन दोनों में भी कई बार बोलचाल बंद हो जाती थी, कई बार रस्साकसी होती थी, बहुत सारे फैसलों में उनकी भी आपस में सहमति नहीं थी। लेकिन ये जो जोड़ी है, इन दोनों के जब फैसले कोई होते हैं, कोई मुहिम शुरू होती है, तो माना जाता है कि अमित शाह कुछ कर रहे हैं तो उसमें मोदी की ही सहमति है। मोदी कोई फैसला कर रहे हैं, इसका मतलब कि गृह मंत्रालय को भी उसमें विश्वास में लिया गया है। लेकिन योगी जी वाले मामले में मैं मोदी जी को सेपरेट करके चलता हूं, क्योंकि मोदी जी सार्वजनिक सभाओं में भी कह चुके, इसके पहले भी एक बार जब इसी इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा हल्ला काटा गया था, तो राजभवन के वो दृश्य हम भूल नहीं सकते हैं, जब योगी जी के कंधे पर हाथ रख करके वो बरामदे में घूम रहे थे, और वो घूम रहे थे केवल फोटो और वीडियो तैयार हो जाएं और ये 2022 के चुनाव के पहले। यस, ये मैसेज चला जाए कि भाई योगी को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, योगी जी के ही नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। और सभाओं में भी मोदी जी ने ये स्पष्ट कहा है।
तो जिस तरीके से 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केशव और आपके पाठक जी दिल्ली में डेरा डाल करके बैठे रहे और यहाँ नतीजे आने के बाद जो योगी जी ने मीटिंग बुलाई थी, बड़ी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें वो तुरंत सारे नतीजों की मीमांसा और समीक्षा करना चाहते थे, उसमें ये दोनों गायब थे। तो साहब, इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी किसी सो कॉल्ड डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कि वो दिल्ली में बैठे रहें और योगी जी यहाँ मीटिंग करें? तो ये कहीं न कहीं से उनको शह मिली हुई है। और अगर मैं खुल यस, के कहूँ तो क्या अमित शाह ही हैं जो योगी जी को परेशान करना चाहते हैं, इतना परेशान करना चाहते हैं कि वो वाक़ई सब छोड़-छाड़ करके अपने मठ में चले जाएँ, ताकि उनका 2029 का रास्ता साफ हो जाए। तो ये अब शीर्ष नेतृत्व पर तय होना है। मेरे विचार से तय तो हो गया है कि योगी जी को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाना है, योगी जी के ही नेतृत्व में आगे बढ़ना है। अब अगर ये तय हो गया है संजय जी, तो फिर ये भी तय हो जाना चाहिए कि ये जो 2 उप मुख्यमंत्री उछल-कूद कर रहे हैं, इनकी उछल-कूद कैसे बंद की जाए या इनको हटाया जाए? जी, चौधरी मैं साहब, एक थोड़ा-सा अगले साल संघ के विषयांतर 100 करता साल हूँ। पूरे हो रहे हैं। किसके? अगले साल संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं और संघ के लोगों ने ये बीजेपी को बता दिया है कि ऐसे मौके पे यूपी को खोना बहुत ही कैटास्ट्रॉफ होगा हमारे लिए। किसी भी स्थिति में हमको यूपी को 2027 में बचा के रखना है। 27 में अगर यूपी बचेगा तभी 29 बचेगा, वरना दोनों जाएगा। एक थोड़ा-सा विषयांतर करता हूँ और मैं पिछले पूरे चुनाव में और उससे पहले आपने देखा कि 2019 से 24 के पीरियड में कोई एजेंडा जो है वो भारत सरकार सेट नहीं कर पाई। जबकि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि योगी महाराज जो हैं वो लगातार कोई ना कोई एजेंडा सेट कर रहे हैं, चाहे वो माफियाओं से युद्ध का हो और चाहे लेटेस्ट ले लीजिए ये कांवड़ यात्रियों वाला हो। एजेंडा तो उन्होंने सेट कर दिया, चाहे उसमें कोई बीच में आवे, सुप्रीम कोर्ट आ जाए, कुछ आ जाए, एजेंडा तो सेट हो गया और एजेंडे के ऊपर मामला आगे बढ़ गया, जागरूकता आ गई। तो और सौमित्र ये वन जो बन गया मामला अकबर नगर में। है जी, सौमित्र वन बन गया अकबर नगर में। अकबर नगर में सौमित्र वन बन गया। तो ये लगातार जो है आप देखें कि योगी जी जो है वो कोई ना कोई एजेंडा सेट करते रहते हैं। तो ये जो एजेंडा सेट करने की कला है वो क्या सीख नहीं सकते? रिप्लाई करने की कला, सीधी सी बात है। ये आरक्षण वाला बात चल रहा है ना, संविधान बदलना चाहते हैं आरक्षण खत्म करने के लिए। उत्तर प्रदेश में जहां तक मुझे याद पड़ता है कि प्रमोशन में आरक्षण समाप्त किया गया था अखिलेश यादव द्वारा। उसके लिए क्या संविधान बदला गया था? तो सुप्रीम कोर्ट का जी। फैसला था वो। हम्म? 2012 मार्च में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इन लोगों ने वो करवाया था ना, आते ही तो बदल दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई थी उसके ऊपर कि हाँ भाई ये इनकी जो है वो आरक्षण इज ओनली अ परमिशन, इट इज नॉट अ मैंडेट। ये तो सेटल्ड लॉ है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन उस सेटल्ड लॉ को आपको इम्प्लीमेंट ही तो करना है, उसके लिए संविधान की आवश्यकता कहाँ कहाँ से आ गई? हाँ, इसको लड़ नहीं पाए लोग, फाइट बैक नहीं कर पाए। ये जो आरोप था कि संविधान खत्म हो जाएगा, कोई लॉजिक नहीं दे वीपी पाए सिंह कि ने क्या खत्म हो आरक्षण लागू किया था, उसके लिए संविधान बदला था क्या? नो नेवर। और संविधान हटाया आरक्षण हटाया अखिलेश यादव ने, उसके लिए संविधान बदला था क्या? नहीं बदला। ये छोटी सी बात जो है इनसे नहीं हुई। लेकिन ये जो एजेंडा सेटिंग योगी जो लगातार कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या सेंट्रल लीडरशिप को एक मैसेज नहीं जाता कि भाई आप भी करो ना? आप ये अच्छा, योगी जी खाली हिंदू मैटर्स पे नहीं एजेंडा सेट कर रहे, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मैटर पे एजेंडा सेट कर दिया, उन्होंने गन्ना किसानों के मैटर पे एजेंडा सेट कर दिया, उन्होंने बहुत सारे जो है वो आपके विकास के एजेंडाज हैं वो सेट कर दिए, सबको दिख रहा है।
सर मदरसा एजुकेशन को उन्होंने रेगुलेट किया है। मदरसा एजुकेशन को रेगुलेट कर दिया। जी आइए चलिए चलते हैं, पहले ओंकार जी से पूछते हैं। ओंकार जी, ये एजेंडा सेटिंग जो है योगी जी जो कर रहे हैं, इससे केंद्र सरकार क्यों नहीं इन लाइंस पे चलती? वो क्यों नहीं एजेंडा सेट कर पा रहे? मैं इस विषय में पहले भी एक बार शायद आप ही के प्रोग्राम में अपने विचार रख चुका हूं। राज्यों में ये संभव है, केंद्र के स्तर पर इस तरह के फैसले लेने के बाहर के देशों में और वैश्विक मंचों पर थोड़े गलत संदेश और संकेत जा सकते हैं। संभवतः यही वजह है कि मोदी जी इस तरह के संदेश भेजने और फैसले लेने और एजेंडे तय करने से थोड़े बचते हैं। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में भी बार-बार ये बात उठी है, मांग उठी है, आपके चैनल पर भी, हमारे चैनल पर भी, दूसरी जगहों पर भी, कि साहब नुपुर शर्मा को लाया जाए। नुपुर शर्मा को क्यों नहीं लाया गया इसके बावजूद? और ऐसा नहीं है कि योगी, मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा या इनके जितने रणनीतिकार हैं, वो जानते नहीं है कि नुपुर शर्मा की लोकप्रियता का आलम क्या है। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि आपके पास अगर लीडरशिप का एक बड़ा क्राइसिस दिल्ली में है, तो आप दिल्ली में ले आओ ना नुपुर शर्मा को। नुपुर शर्मा को आप दिल्ली में लेके आओ और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनको लॉन्च करो, उनको जिम्मेदारी सौंपो। लेकिन ये लोग ये भी नहीं करेंगे। भाई आप ये देखो ना। यहाँ थोड़ा सा टोकूंगा आपको, थोड़ा सा टोकूंगा जी। इन्होंने टी राजा सिंह को तो रिस्टोर कर दिया। टी राजा सिंह ने जो कुछ कहा था ना, वो नुपुर शर्मा से कहीं अधिक डायरेक्ट था। जी। पर टी राजा पर कतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी ना संजय जी। नुपुर शर्मा पर मैटर करता है ये कतर मतलब और अल एक जजीरा जो है ना, इतना अगर इतना वो पिद्दी इनका एजेंडा सेट करेगा तब तो फिर हो गया। एक इतना पिद्दी सा देश है। वो तो प्रतिक्रिया अमेरिका के इशारे पे आई थी सर, कतर की रिएक्शन तो अमेरिकी इशारे चाहे पे आई थी वो। मैं ये कह रहा हूं चाहे जहां से आई, उसके बाद आपके जितने मुस्लिम संगठन के देश हैं, एक-एक करके सबने शुरू कर दी ना। एक हफ्ते में शायद 2-4 ही बचे होंगे, सबकी प्रतिक्रियाएं आ गई थी। पर मेरा कहना ये है कि ऐसे मामलों में आप अगर स्टैंड नहीं लेंगे, तो जो खामियाजा आपको 2024 में भुगतना पड़ा है, एक, वो स्पष्ट संकेत है। एक बात और कह दूं कि आप कतर को राजी करते रहें और आपकी सरकार यहाँ की चली जाए, तो उससे क्या फायदा है? वही मैं कह जाते रहा हूँ। जाते ही तो बची 10 10 सीटें तो और कम रह गई थी। होते होते बच गया बस। वो आपके जगन्नाथ महाप्रभु ने बचा लिया, वरना तो गई थी। सर केवल 38 सीटों का फासला है एनडीए में और आपके और इंडिया में 38 सीट का फासला मात्र है। और अगर ये 38 सीट का फासला नहीं होता तो भारत में आज फाइनेंशियल वज्रपात हो गया होता। 24-25 का बजट 50 लाख करोड़ का है और कांग्रेस ने जो फ्रीबी प्रॉमिस की थी उसी का आकार 60 लाख करोड़ है। जरा सोचिए भारतीय इकोनॉमी का क्या हाल होता। और मिनिमम एक्सपेंडिचर जो वो करते पहले साल में एडिशनल, वो कम से कम करते 15 लाख करोड़। कहां से आता ये? और जबकि भारत सरकार झेल रही है कि 5.6% जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, इसको कैसे 5% पे लाया जाए। और अगर ये आ गए होते इंडिया वाले तो ये 11% क्रॉस कर जाता। और फिर क्या हाल होता इन्फ्लेशन का, जरा कल्पना कीजिए। अभी तो 2 झटके और लगने हैं भाई साहब, हरियाणा और महाराष्ट्र। किसको लगने हैं? इनको दिख ही रहे हो। बीजेपी को। नहीं, हरियाणा बीजेपी में तो थोड़ी बेहतर स्थिति है। नहीं, 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 बेहतर स्थिति नहीं। महाराष्ट्र ज्यादा टफ है। दोनों ही इस बार टफ है, दोनों ही इस बार टफ। अच्छा, एक और बात अब अंत में जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाजपा का कोर वोट जो है वो है मध्यम वर्ग। हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मध्यम वर्ग का नाम तक लेते हुए नहीं देखते। वो सबकी बात करेंगे,
वो पिछड़ों की बात करेंगे, वो दलित की बात करेंगे, वो महिलाओं की बात करेंगे, वो युवा की बात करेंगे, सब कुछ कहेंगे। उनके जो है वो जो बनाया था ना, कौन सा एक नारा भी बनाया था, मध्यम वर्ग का नाम कहीं नहीं आता है, और इनकी रीढ़ की हड्डी मध्यम वर्ग है। ये क्या है? कल आएगा बजट है, कल आएगा, कल बजट है। अरे नाम तो ले ले, नाम लेने में क्या जाता है? नाम लेने से कोई नाराज हो कल जाएगा नाम क्या? लेंगे, कल नाम लेंगे। मध्यम वर्ग तो हर समाज में पाया जाता है। नाम लेने से कोई नाराज हो जाएगा क्या? आइए अब इसी पॉइंट पे चलते हैं, जरा दर्शकों के प्रश्नों को ले लेते हैं। केडी जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत। नेक्स्ट है केडी जी को धन्यवाद। भाई 24 एससी ने सरकारी पक्ष नहीं सुना नेम प्लेट मामले में। सरकारी दोनों पक्ष राज्यों के वकील नहीं थे, कैविएट नहीं लगाई थी उन्होंने। कैविएट नहीं कई लगाई। बार ये एज ए स्ट्रेटजी नहीं लगाई जाती है। हम लोग भी कई बार जो है ऐसा होता है, पहले सोचते हैं भाई कैविएट लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि कैविएट लगा के आप सामने खड़े हो गए तो मैटर वहीं फाइनल हो जाता है। तो कुछ सोच समझ के ही नहीं गए होंगे, और अब नोटिस जारी हुआ है, नोटिस के जवाब में पहुंच जाएंगे। बाकी 4 दिन में क्या, जिन्होंने जब नाम लगा लिए हैं तो भाई मुसलमान भाई हटा लेंगे, हिंदू भाई नहीं हटाएंगे, बात तो वहीं की वहीं रहेगी। इतना तो सबकी समझ में आता है कि अगर जफर भाई का होटल का नाम हट गया और वहां पे कोई नाम कोई नहीं लिखा हुआ है और बगल में लिखा हुआ है, तो भाई सारे के सारे जो है वो रोटी तो आटे की ही खाते हैं। तो अब्दुल भाई का फिर से अभिषेक हो जाएगा। और ये जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं कि जिस संविधान के आर्टिकल 14, 15, 17, 19 एक गय का उल्लंघन हो रहा है, इसमें जो है धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर भेदभाव, छुआछूत, ये सब जो है हो रहा है। कहाँ हो रहा है भाई? सबको तो कहा गया है। मैंने इसको डील किया है, और मैं देखिए क्या कहा है उन्होंने। उनका आदेश क्या है? उनका आदेश ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरिम आदेश क्या है? इंटरिम आदेश क्या है कि भाई पुलिस किस हैसियत से कर रही है ये काम। सर उन्होंने ये भी कहा कि एफएसएसआई की पावर्स को पुलिस यूजर नहीं कर सकती। एग्जैक्टली ये भी कहा है ना कि एफएसएसआई उन्होंने की पावर को पुलिस साफ कहा है कि फूड सेफ्टी एक्ट में आपके प्रावधान है, उनको सरकार लागू कर सकती है, उनको सरकार लागू करे, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जरिए। यस, ये इंटरिम ऑर्डर में लिखा हुआ है, नॉट द पुलिस। यस, सही है। ये बात है। और बाकी एफएसए की जो रूल्स मेकिंग पावर है वो सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये कंकरेंट लिस्ट का जो लिस्ट 3 का मैटर है, तो इसकी स्टेट रूल मेकिंग पावर सरकार के पास है। देख लीजिएगा आप, ये करेंगे, ये छोड़ने वाले थोड़ी है। योगी जी जिद्दी आदमी इस मामले में। नेक्स्ट हलाला हो चुका है यूपी में, हलाला हो चुका है यूपी, वो सॉरी हलाल सर्टिफिकेट का मामला हो चुका है यूपी में, हो चुका है, और उस पर रोक नहीं लगी, खाली नोटिस जारी हुआ है। रोक नहीं लगी है। उस पे एसटीएफ ने छापेमारी की, अरेस्ट किए हैं, उस पे उसके ऊपर एफआईआर की है एसटीएफ ने पुलिस की। इस तरह से एजेंडा सेट होता है जी। और यहाँ ये हमारे भाई लोग जो हैं, जो स्ट्रेट अवे जो काम किए जा सकते हैं, जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, वो भी नहीं करते। अरे भाई, आप मंदिरों वाला मामला जो है, उसमें किस कतर की है, यूएई की, किसी की क्या लेना देना है उसका? वक्फ एक्ट, जिस प्रकार का वक्फ एक्ट यहाँ है, किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं है। आपने 3 तलाक वाला किया, किसी ने कुछ कहा? आपने अभी सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस वाला किया, किसी के कुछ कहा? ये अपना काल्पनिक डर है, हाय राम रे, ये कर देगा, वो कर देगा। सही बात बताऊं आपको, एक बड़े अधिकारी शीर्षस्थ, उनके कतर में बिजनेस इंटरेस्ट हैं, ये बात है असली। बिल्कुल होंगे, ना होने के सवाल नहीं। नेक्स्ट, अक्षय पाटिल मिंट हेडलाइन, कांवड़ यात्रा नेम प्लेट रो एससी से यूपी उत्तराखंड गवर्नमेंट डिक्टेट इनकरेजेस अनटचेबिलिटी है। ये तो मैंने नहीं देखा भाई। नोवेयर इन दी ऑर्डर आई रेड। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अपने आर्गुमेंट में, अपनी पिटीशन में कहा था उन्होंने, ये कोर्ट ने नहीं कहा। फालतू की बात है। 2006 का एक्ट है भाई,
ये क्या बात हुआ कि नाम से अनटचेबिलिटी हो जाएगी? नाम लिखने को कहा है, कोई जाति लिखने को थोड़ी कहा है। नेक्स्ट सर, योगी जी को फूंक-फूंक के कदम रखना पड़ेगा क्योंकि काल-नेमी गांधी के 2 भक्त अवसर की तलाश में हैं। अरे इस पे तो बहुत लंबी-चौड़ी बात हो गई। तो आगे चलते हैं। प्रवलंब, भारत की डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस तक ही है। गवर्नेंस आज भी मोनार्किस्ट जैसी है। कांग्रेस और बीजेपी की सिर्फ कार्यशैली अलग है। रिजल्ट इज सेम। ओंकार जी। देखिए, ये बात तो अब कही जाने लगी है और बहुत सारे संदर्भों में कही जाने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है और कांग्रेस का मुस्लिम यूनियनकरण हो गया है। तो ये बात तो मुस्लिम कही जा लीगीकरण। हाँ, मुस्लिम लीगीकरण हो गया है। तो ये बात तो कही जा रही है, तो उससे असहमति का कोई कारण नहीं है। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो बीजेपी को अभी भी बीजेपी बनाए हुए है। तो जो इनका मूल स्वरूप है और जो पहले कहा जाता था कि चाल, चरित्र और चेहरा, तो वो तो अब गए वक़्त की बात हो गई साहब। उस पर तो ना ये अड़िग रहे और ना इनके समर्थक जो है वो दंभ पूर्ण तरीके से इस तरह का दावा कर सकते हैं कि अब इनके चाल, चरित्र और चेहरे अलग तरीके के हैं। कुछ चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्र हित की बात अभी भी कम से कम सर्वोच्च लेवल पर ही है। 10 साल सत्ता में रहे हैं, लेकिन कोई बड़े घोटाले की या भ्रष्टाचार की खबर नहीं है। 3 मुद्दे जिन पर मोदी जी कहते रहे कि ज़ीरो टॉलरेंस, एक आतंकवाद, नक्सलवाद और दूसरा भ्रष्टाचार, तो उन मोर्चों पर काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काम हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा-सा संतोष देती हैं कि इन मामलों में कम से कम इनका अभी कांग्रेसीकरण नहीं हुआ है। एक मुद्दे पे काम और हुआ संजय जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बड़ी स्ट्रेंज बात है कि उन्होंने पीएम बनने के बाद डे 1 से कहा है डीकोलोनाइजेशन। उन्होंने काम भी किया। भारत मंडपम बना है, एक द्वारका में नया बहुत बड़ा हॉल बना है, नया संसद भवन बना है, सेना का मेमोरियल बना है और जो जो आसाम के जो वॉरियर थे, लचित बोरफुकन की मूर्ति लगी है दिल्ली में। ऐसे नहीं, काम बहुत सारे हुए हैं। तो लेकिन डीकोलोनाइजेशन पे जितना बोलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के रैंक एंड फाइल को, स्टेट लेवल पे कोई बोलता नहीं उसके बारे में। ये एजेंडा सिंगल हैंडेडली मोदी शोल्डर कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि सेकुलर तबके में जो नटराज की मूर्ति लगी है 26 टन की भारत मंडपम के सामने, उसको लेकर के बहुत पीड़ा हुई थी उनको। अंग्रेजी मीडिया में बहुत कुछ लिखा गया था उसके बारे में। जी। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण, आई एग्री विद ओंकार जी, योगी इज नेक्स्ट पीएम। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। थैंक यू। विघ्नेश प्रभु जी कह रहे हैं, योगी जी आइंग ऑन 2029 पीएमशिप एंड मेकिंग बेस फॉर 2027 इलेक्शन। I like to see Yogi ji should bring Nupur Sharma to UP politics and mentor her, which could be the real master stroke, and she could be the CM after Yogi ji. ये भी एक थॉट है साहब, बताइए। यार, इट्स अ विशफुल थिंकिंग, इट्स अ गुड आइडिया, बट लेकिन राजनीति में इंडिपेंडेंटली इसमें योगी जी इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं ले पाएंगे। नहीं ले सकते। यस, करेक्ट। नेक्स्ट, शैलेश, योगी जी के एक फैसले से मोदी जी ने जो नेगेटिव फीलिंग हिंदुओं में लाई थी उसको मिटा दिया। मोदी जी के ऊपर मैं और मेरे दोस्तों में कोई उम्मीद या अट्रैक्शन नहीं रहा है पिछले कुछ सालों से। इलेक्शन से पहले ध्यान लगाने से अब कोई हिंदू इम्प्रेस नहीं होगा। कल हमारे यहाँ अमिताभ चौधरी जी आए थे साहब। जानते हैं आप अमिताभ चौधरी जी को? मैंने उनको सॉरी, ट्विटर पे देखा है, इसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी। सॉरी, अग्निहोत्री। यस 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 यस, एंकर है तो वो। हाँ, हाँ, तो कल अमिताभ अग्निहोत्री जी आए थे। उन्होंने एक बात कही कि साहब कि भाई देखिए, जब नई बहू आती है तो सब उसको प्यार करते हैं, उसको जो है मुंह दिखाई देते हैं। उसके बाद जब वो माँ बनती है तब भी उसको जो है वो बहुत कुछ दिया जाता है। लेकिन आप कुछ नया नहीं करो तो फिर सास बनने पे फिर कुछ नहीं मिलता है। तो नया तो कुछ करना पड़ेगा, आपको लगातार रीइन्वेंट करते रहना पड़ेगा। यस।
देखिए, पीएम ने लगातार चुनाव के पहले कहा है कि तीसरे टर्म में बड़े बड़े फैसले होंगे। कल उसका दिन सब सामने आ जाएगा बजट में। हाँ, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही। बजट भी, और मैं कह रहा हूं कि 5 अगस्त फिर आ रही है, तो 5 अगस्त को क्या होने वाला है जरा इस पर भी नजर रहेगी। सर, मुझे केवल नेक्स्ट। एक बात से बल मिलता है कि ये कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है कि 2018 में जो हमने मनी बिल के खिलाफ जो रिट फाइल की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रिफर कर दी थी। तो हम चाहते हैं इसको एक्सपेडाइट करें। तो ये मनी बिल के खिलाफ जो आधार जिसके आधार पे पास हुआ था राज्यसभा से, तो कपिल सिब्बल को मनी बिल की एकाएक की पिटीशन की याद आना जुलाई 2024 में, ये भी कोई संकेत देता है कि शायद कोई बड़े फैसले हो बजट में। नेक्स्ट। हाँ, लेकिन वैसे तो राज्यसभा से भी कोई दिक्कत तो है नहीं अभी मोदी जी को। नेक्स्ट। आपके वीडियो से लगता है हमें आपस में लड़ने लड़ाने में मजा आ रहा है। शाह जी वर्सेस योगी जी, मोदी जी वर्सेस शिवराज जी, करो मजे। भैया हम काहे को लड़ाएंगे? जी, हम हम क्यों कोई जो शिवराज का दिख तो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। शिवराज का हम तो थोड़ी नाम ही नहीं लड़ाएंगे। लिया, आपने ही लिया नाम अभी। नेक्स्ट। Without Modi ji's consent, Shah cannot do anything. It is clear why JP is continuing as chief. Your thoughts, sir? ये वैसे डिस्कस कर लिया था कि हाँ ये बात साहब की सही है। हमारे दोनों पैनलिस्ट ने एग्री किया था कि मोदी जी की कंसेंट के बिना शाह जी कुछ नहीं कर सकते। धर्मेंद्र चौधरी, यूपी में योगी की जरूरत है अभी भी 10 साल के लिए। अरे हमेशा उनको वहीं रखोगे क्या आप? नेक्स्ट। शैलेश, योगी जी में लूज टू सुप्रीम कोर्ट बट आवर फुल सपोर्ट टू हिम फॉर शोइंग करेज। एग्जैक्टली, ये बात होनी चाहिए भाई। काम यस। करो ये सोच के कि अरे ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर देगा इसलिए हम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाएंगे। ये क्या बात होती है? सारे लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, कितने आपके डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट पलटेगा। सुप्रीम कोर्ट की भी जो है वो कांपती है रूह। सही बात है, एग्री कर रहे हैं आप। थैंक यू योगी जी फॉर मेकिंग हिंदूज फील दैट देयर इज स्टिल समवन लेफ्ट इन बीजेपी फॉर अस एंड नॉट फॉर जस्ट माइनॉरिटीज। देखिए ये सेंटिमेंट है लोगों का। बिल्कुल सही। ईस्ट ऑफ मार्स, अरबों और पश्चिम से इतने भयभीत क्यों हैं? रूस हमें तेल बेचता है, अफ्रीका संसाधन और भविष्य का बाजार, मूर्खतापूर्ण कायरता है सब उन लोगों को खुश करने के लिए जो हम सभी को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात सही है। दैट्स और राइट आइडिया। अब तो 60% रशिया से आ रहा है। यस। इनको खुद को पता है, सब घबराए हुए हैं सऊदी वाले और ये सब। अरे भाई ये अब क्या तो कर हमें रहा है तय हमारा? करना है कि हम तेल कितना लेंगे यूएई करेक्ट। से, कतर से और सऊदी अरब से। ये हम तय करते हैं, वो थोड़ी तय करता है। प्रॉब्लम, शाह ने ऑपोजिशन के फूके हुए कारतूस को बीजेपी में लाना बैकफायर किया और कोर वोटर्स को निगलेक्ट किया। कांग्रेस कोर वोटर्स को कभी निगलेक्ट नहीं करती। ये बात सही है ओंकार जी। ये फूके हुए कारतूस की जो बात है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से टिकट बांटे गए, बाहर से आए लोगों को टिकट सर, दिया इसका गया। नया नाम प्रवासी पक्षी है, फूके हुए कारतूस नहीं। प्रवासी पक्षी बहुत है बीजेपी में, और माइग्रेटरी बर्ड्स। देखिए देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी कुछ-कुछ क्षेत्रों में कमज़ोर थी, तब तक लाना समझ में आता था। यस, अब नहीं। रणनीतिक रूप से भी, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से भी, कि भई चलिए सोशल एक इंजीनियरिंग बन जाती है, बहुत सारे पॉकेट से कुछ और वोट मिल जाते हैं। अब तो ज़रूरत नहीं है, अब क्यों ला रहे हैं? अब अचानक पता लगता है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान आ रहे हैं, तीसरे दिन पता लगता है कि राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। फिर पता लगता है कि साहब ये अजित पवार की पत्नी हार गई बारामती से, तो उनको भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। क्यों भाई? महाराष्ट्र में और नहीं है क्या? तुम्हारे अपने कैडर के लोग नहीं है क्या? उनको भेजो ना राज्यसभा, उनको प्रमोट करो। अब वो पंकजा मुंडे हार गई थी तो उसको राज्यसभा भेजते अजित पवार की पत्नी के बजाय। तो एक भीड़ के पूरे इलाके में पूरा जितना भी वो पिछड़ों का इलाका है, वहाँ उसका एक इम्पैक्ट पड़ता। तो आप दूसरों के घरों में तो रोशनी कर रहे हो और अपने लोगों को प्रमोट नहीं कर रहे हो। इसीलिए कहीं-कहीं इनको मार पड़ रही है। नेक्स्ट। टफ इज हरियाणा, महाराष्ट्र हैज गॉन केस फॉर बीजेपी 303 राइडर। ओके।
विघ्नेश प्रभु, पावर मिनिस्टर AK शर्मा नीड्स टू बी रिटायर्ड। क्या Your कहेंगे? community friend. He's a liability, sir. He's a liability. हाँ, लेकिन वो भी ऊपर वो की तो भूमिहार हृदय सम्राट करके लाए गए थे, तो कितना भूमिहारों का वोट लेके आए? He is good for nothing. Ritika, UP is deep जातिवादी state. Sad reality. Hindutva Yogi is not as popular as you think in rural UP. Yogi lose next election if Yadav Muslim Dalit vote SP like 24. तो वीरेंद्रनाथ भट्ट जी क्या कह रही हैं? सर देखिए, 2024 का चुनाव जो है वो बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। जो लोग फील्ड पर थे, जिन्होंने एम्पिरिकल डेटा इकट्ठा किया है, उनका कहना है कि मार्च के लास्ट वीक तक मोदी की पॉपुलैरिटी रेटिंग 60% के ऊपर चल रही थी और अप्रैल के एंड में आते आते इट ड्रॉप बाय मोर देन 20%। और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग थी, वही एक्चुअली उनका वोट शेयर भी आया 43%। तो ये जो हुआ है अब की बार 400 पार वाला, ये खटाखट वाला मामला, ये एक बार चल गया, अगली बार थोड़ी चलेगा। और अभी खटाखट के ऊपर हिसाब होना बाकी है सर, ये हिसाब होगा 27 में। निवित विजय, नमस्कार सर। अब मोदी 3.0 में नया दौर है। तुष्टीकरण प्लस तृप्तिकरण इज इक्वल टू त्रिपुष्टिकरण। तृप्ति के साथ पुष्टिकरण अभी ख्याल रखना। ओके, थैंक यू। ग्लोबल इंडियन केसेस लाइक कानपुर देहात इंसिडेंट, IPS जुगल किशोर तिवारी सस्पेंशन, देवरिया दुबे फैमिली मर्डर आर पुशिंग ब्राह्मण वोटर्स अवे फ्रॉम योगी गवर्नमेंट। भट्ट साहब आप बताइए। जी सर, इसकी बहुत चर्चा है। ये जुगल किशोर तिवारी का जो सस्पेंशन हुआ है, ये एक ड्राइवर के मुद्दे को लेकर सस्पेंशन हुआ है। और ये बड़ा फ्लिमजी लगता है कि ऑल इंडिया सर्विस के एक ऑफिसर को ड्राइवर के मामले में सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये और जिस तरीके से मामला किया गया है, उससे जुगल किशोर तिवारी को आदर्श ग्राउंड उपलब्ध कराया गया है कि वो विक्टिम कार्ड खेलें। ये घटना के ऊपर पूरे ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है इसकी कि इनके संग अन्याय हुआ है और ये स्टेट पुलिस से प्रमोटेड है, इसलिए हुआ है इनके संग, ये भी कहा जा रहा है। और कोई पावरफुल अफसर के इशारे पे हुआ है। Dr. V. Garg, Hindus get symbolic rewards while Muslims get substantial rewards under BJP's Hindutva. Real secularism more dangerous than pseudo secularism. चलिए, ये तो बात आपकी सही है। तो रहेंगे सर। रजत आहूजा, हिंदू की इतने मुद्दे हैं लाइक वफ काशी मथुरा, कोई बिल कम से कम गवर्नमेंट पास करे। लाना चाहिए भाई, फेल भी हो जाए तो भी लाना चाहिए, क्या है। Sir, where does the concept of caste come from when all after Jal Pralay are descendants of Manu and Saptarishis? अब ये तो सब्जेक्ट अलग हो गया, ये तो बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया। इसके लिए सुभाष काक जी को बुलाइए। हाँ, सुभाष काक जी को बुलाइए। उनसे डिस्कस कर चुके हैं हम पहले, लेकिन हम हाँ इतना अवश्य कहेंगे कि मनु महाराज जो थे वो हमारे जो पुराणों में जो वर्णन है, तो मनु महाराज क्षत्रिय थे, पता नहीं उसको ब्राह्मणवाद क्यों कहा जाता है। दिवांशु लूथरा, बीजेपी को इस बात का घमंड है कि इस पार्टी में आज तक वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ, आने वाले 5 या 10 साल में ये होने वाला है और शायद भारत के लिए यही ठीक होगा। ओंकार जी, ये सवाल बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक है लेकिन है रेलेवेंट। अभी तो नहीं लगता साहब, अभी तो नहीं लगता जी। Be true. Yogi ji should start a new party with help of RSS. Competition is always good. BJP will realize the value. वैसे मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ RSS से नहीं है। हाँ, कोई संबंध नहीं है उनका, कभी नहीं। योगी आदित्यनाथ नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री RSS ने ही बनवाया था। वो बनवाया, लेकिन ये नाथ परंपरा से आते हैं और वो एक बहुत ही समृद्धशाली परंपरा और एक संप्रदाय है। तो RSS से मूलतः ये नहीं है, पर हाँ RSS की पसंद है।
चौधरी साहब, अयोध्या में 1949 में मूर्ति रखवाने का काम इनके बाबा गुरु महंत दिग्विजय नाथ ने ही किया था। करेक्ट, जी 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 जी, बिल्कुल करेक्ट। सौरभ जैन, कांग्रेस ने ये समझ लिया है कि बीजेपी एक इमेज कॉन्शियस और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली भीरू पार्टी है। ये टर्म बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। आपके विचार? जी ओंकार जी। नहीं, ऐसा तो कहना ठीक नहीं होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस भीरू पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हर स्तर पर काम किए हैं, और एक समय था जब केवल बनियों ब्राह्मणों की पार्टी माना जाता था। फिर एक ये नैरेटिव बना के केवल शहर बेस्ड पार्टी है, तो वो सारे नैरेटिव टूटे हैं, वो सारे मिथक टूटे हैं। आज तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लीजिए, अलग-अलग राज्य सरकारों में देख लीजिए, हर जाति को, हर क्षेत्र को, यानी जो छोटी-छोटी जातियाँ हैं, उनको भी आपको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। अगर मेन सरकार में नहीं है तो बोर्ड में, निगम में कहीं न कहीं उनका कोई रिप्रेजेंटेशन जो है आपको मिल जाता है। और ना भूलें 2017 और 2022, एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, फिर एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना विस्तार किया है साहब। और 2014 में जो करिश्मा हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो तो सोशल इंजीनियरिंग का ही को ही उसका श्रेय दिया गया था। जो अमित शाह उस समय महासचिव थे, और उन्हीं की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में ये सब साधना हुई थी कि 70 से ज़्यादा सीटें बीजेपी और बाकी लोगों को। तो केवल ठीक है, अगर विपक्षी दलों की तरफ से कुछ ऐसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका जवाब देने के लिए फिर तरीका तो वही है। Next. Great injustice has been done to NEET aspirants. How there can be so many people who get full marks and how can the cutoff be so high? Still SC said there is no proof of large scale paper leak. अब भाई सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, जो वो कहेगा तो उसको तो सबको मानना ही पड़ेगा। हमें भी मानना चाहिए, आपको भी मानना चाहिए। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम की ओर ले चलते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी का और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।